Hello everyone, welcome in this online platform of engineers classes for you। जैसा कि आपको ऑलरेडी बोर्ड पे लिखा हुआ देख करके आपको खुशी मिल रहा होगा कि JSSC JEE लिखे हैं। हाँ दोस्तों, एक्चुअली में आज से जो है आप लोग को YouTube चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो JSSC JEE से रिलेटेड जो कि जनरल इंजीनियरिंग का सेक्शन है, क्योंकि आपको ऑलरेडी सिलेबस मालूम होगा, आप एस्पिरेंट हैं तो आपको ऑलरेडी मालूम होगा कि क्या इसका सिलेबस है। तो इसमें दो फेज में एग्ज़ाम होगा, मतलब एक आपका पार्ट 1 होगा और एक आपका पार्ट 2 होगा। तो जिसमें पार्ट 1 में ही जो है ना, ये ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ नोटिफिकेशन में क्लियरली बताया हुआ है कि एक जनरल इंजीनियरिंग का सेक्शन होगा। किसका होगा? JSSC में, मतलब झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जो जूनियर इंजीनियरिंग का वैकेंसी जो आया हुआ, इसमें क्या है, एक पोर्शन जो है ना आपका वो जनरल इंजीनियरिंग का है, जो जनरल इंजीनियरिंग का है। तो जनरल इंजीनियरिंग वाला जो सेक्शन है ये कितना का, इसमें जनरल इंजीनियरिंग में ना लगभग आपको लगभग क्या 80 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चंस? 80 क्वेश्चन। जनरल इंजीनियरिंग में 80 क्वेश्चन, और ये फर्स्ट पेपर में ही जो है ये फर्स्ट पेपर में होगा। और फर्स्ट पेपर में आपको जनरल इंजीनियरिंग का एक पार्ट है और एक आपका GK GS जो भी मैथमेटिक्स रीजनिंग उसका पार्ट है, जिसमें 40 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। यानी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन का बात करें तो आपका 120 क्वेश्चन होने वाला है, जिसमें जनरल इंजीनियरिंग में 80 क्वेश्चन। और ये जनरल इंजीनियरिंग में जो होगा वो जनरल इंजीनियरिंग में आपको पूछा जाएगा मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, है ना, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से पूछा जाएगा, और साथ ही साथ इसमें आपको सिविल से और फिर फर्दर इलेक्ट्रिकल। क्योंकि ये जो वैकेंसी आया हुआ है बहुत ही बेहतरीन वैकेंसी, बहुत ही बढ़िया है। और पोस्ट का बात करें तो एक आप कह सकते हैं सिविल के लिए तो काफ़ी बढ़िया होने वाला है, क्योंकि पोस्ट ज़्यादा है। फिर भी अब हर एक के लिए ज़रूर पोस्ट डिफाइन है कि इतना इतना पोस्ट है, तो सभी लोग मेहनत करें, जमकर तैयारी करें। हम आपके साथ हैं। इस सेशन में जो है वो आपको एक्चुअली में हम पूरा कंप्लीट मैकेनिकल इंजीनियरिंग का क्वेश्चन का सीरीज करेंगे। पूरा कंप्लीट मैकेनिकल इंजीनियरिंग होगा, है ना, जो कि आपका सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए भी बेनिफिशियल होगा, मैकेनिकल के लिए तो होगा ही क्योंकि क्रैश मोड में हम चलेंगे, और साथ ही साथ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। क्योंकि जितना भी क्वेश्चन हम ये आपसे यहाँ पे जो भी क्वेश्चन करेंगे वो एक्चुअली में एक्सपेक्टेड होगा कि ये क्वेश्चन आपसे जरूर ऐसा जनरल इंजीनियरिंग में पूछा जाएगा। क्योंकि जनरल इंजीनियरिंग के पेपर में कभी भी डीप में तो आपसे पूछेगा नहीं, क्योंकि नाम में ही है जनरल इंजीनियरिंग। तो वो बातें जो कि सभी स्टूडेंट को, सभी एज एन इंजीनियर सभी को इतना आना चाहिए, चाहे वो इलेक्ट्रिकल का हो, मैकेनिकल का हो, सिविल को, सभी को इतना बात आना चाहिए। यानी कि जनरल जो इंजीनियरिंग का पोर्शन है इतना जरूर मालूम होना चाहिए। इसी को देखते हुए इस तरीके का सिलेबस डिजाइन किया गया एक्चुअली में। तो खैर ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे क्या बताना, आपको ऑलरेडी मालूम है। तो स्टार्ट जो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले मैकेनिकल में आप देखेंगे थर्मोडायनेमिक्स से हम स्टार्ट करेंगे। थर्मोडायनेमिक्स से स्टार्ट करेंगे और 1 बाय 1 थर्मोडायनेमिक्स के बाद आपको IC इंजन से रिलेटेड हम आपको सेक्शन उससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन, और क्वेश्चन के साथ साथ वहीं पे आपको हम कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन के साथ कॉन्सेप्ट, ऐसा नहीं कि पूरा थ्योरेटिकल पार्ट आपको हम यहाँ पढ़ाने वाले, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि सच्चाई में देखा जाए तो क्वेश्चन ही आपको, चाहे जैसे भी आपको मान लीजिए किसी क्वेश्चन का ये ऑप्शन होगा, इस तरह किसी तरीके से आपको यदि लर्न भी हो गया हो तो एटलीस्ट आपको ये होना चाहिए कि एग्जाम देने का मतलब है आपका सिलेक्शन, है ना। एग्जाम जब भी आप देने जाएंगे, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो नॉलेज का जहां तक बात होता है, आप नॉलेज तो गेन करते ही हैं पूरा अपना इंटायर लाइफ में, लेकिन जब वहां एग्जाम देने जाते हैं तो आपको ये रहता है कि ठीक है, जो भी नॉलेज है मेरे पास, उस नॉलेज से मेरा जो है वो कैसे भी, या तो हम लर्न करके रखे हों या फिर विद कॉन्सेप्ट रखे हों या फिर रट करके, कैसे भी, लेकिन वो सही टिक लग जाना चाहिए। हर एक का यही होता है एक। तो खैर कोशिश तो वैसे ही करेंगे, क्योंकि जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट होंगे उनको जनरल वाला बात तो आता ही होगा, लेकिन फिर भी उनके लिए बेनिफिशियल होगा कि क्रैश मोड में वो क्वेश्चन के थ्रू अपने आप को ये क्या कर सकते हैं, अपने आप को चेक कर सकते हैं कि कितना मुझे आ रहा है। और बाकी इलेक्ट्रिकल और सिविल के लिए तो काफ़ी बेनिफिशियल है, क्योंकि उनको ये सब सेक्शन में थोड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन से 1 बाय 1, और साथ ही साथ कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस करते जाएंगे दोस्तों। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। देखिए सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन है ना, वो फर्स्ट क्वेश्चन है ए डेफिनिट एरिया और स्पेस
और स्पेस वेयर सम थर्मोडायनेमिक प्रोसेस टेक्स प्लेस इज नॉन एज, मतलब जहां पे भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होता है और एक डेफिनिट एरिया है, स्पेस है, तो उसको क्या कहते हैं। एक्चुअली में थर्मोडायनेमिक्स अब स्टार्ट करेंगे ना, तो थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन में ही एक थर्मोडायनेमिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स अबाउट द एनर्जी इंट्रैक्शन फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग, फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग, फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग। तो देखिए क्या है, सिस्टम टू सराउंडिंग का बात आता है ना, तो एक आपका डेफिनिट एरिया और मास होता है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को सिस्टम बोला जाता है। और इसके बाहर वाला जो भी रीजन होता है इसको क्या बोलते हैं, सराउंडिंग बोला जाता है। यानी सिस्टम के अलावा जो बाहर का जो भी रीजन हुआ सराउंडिंग होता है। और फिर ये सिस्टम और सराउंडिंग जो होता है ना, ये ऑलवेज आपका यूनिवर्स में होता है। यानी यूनिवर्स में सिस्टम भी है, यूनिवर्स में सराउंडिंग भी होता है, लेकिन सिस्टम एक डेफिनिट एरिया और स्पेस को बोला जाता है जहां पे नंबर ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होता है ना। तो ये सिस्टम हो गया, सराउंडिंग हो गया, और दोनों को जो सेपरेट करता है उसको क्या बोला जाता है, उसको हम लोग बाउंड्री बोलते हैं। उसी को, यानी कि बाउंड्री क्या है, तो बाउंड्री एक आपका मीडियम है जो सेपरेट करने का काम करता है सिस्टम को सराउंडिंग से एंड वाइस वर्सा, सराउंडिंग को सिस्टम से भी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन में था, ऑप्शन में है कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम होगा, आपको डिस्प्ले होगा ऑलरेडी क्वेश्चन, थर्मोडायनेमिक सिस्टम होगा, थर्मोडायनेमिक साइकिल होगा, या फिर थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होगा, थर्मोडायनेमिक लॉ होगा। तो बिल्कुल भी ये थर्मोडायनेमिक सिस्टम होगा इसका आंसर, क्योंकि एक डेफिनेट एरिया और मास जहाँ पे पूरा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होता है उसको क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक सिस्टम बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन पूछा गया है, ए क्लोज्ड सिस्टम इज वन, a closed system is one in which heat and work crosses the boundary। देखिए एक क्लोज सिस्टम, अब यहां पे बातें करते हैं, जैसे सिस्टम जो होता है ना, वो सिस्टम आपका एक्चुअली में 3 टाइप का होता है। सिस्टम कितने टाइप का होता है, तो सिस्टम आपका 3 टाइप का होता है। थर्मोडायनेमिक सिस्टम का बात करें तो ये 3 टाइप से होता है। एक आपका होता है ओपन सिस्टम, और एक होता है आपका क्लोज्ड सिस्टम, और एक आपका होता है आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, थर्मोडायनेमिक सिस्टम। अब ये सिस्टम में ओपन सिस्टम हम उसी को बोलते हैं, ओपन सिस्टम उसी को बोला जाता है जिसमें एनर्जी का भी इंट्रैक्शन हो, और साथ ही साथ मास का बात करें तो मास का भी इंट्रैक्शन हो। मतलब ओपन सिस्टम वैसा है जिसमें एनर्जी का भी होगा और मास का होगा। क्लोज सिस्टम, यहां से क्वेश्चन जो है ना, इससे एकदम क्वेश्चन जरूर फॉर्म होता है। अभी देखिए, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में उसी के बारे में पूछा गया। क्लोज्ड का मतलब नाम से ही पता चल रहा है क्लोज है, तो इसमें एनर्जी का इंट्रैक्शन तो होगा बट मास का नहीं होगा। जैसे कि कोई भी सिस्टम क्लोज होगा, जैसे मान लीजिए किसी कंटेनर के अंदर में आप वाटर रख दिए, गर्म पानी, वो थोड़े टाइम के बाद ठंडा हो गया, क्यों हो गया, उस क्लोज नजर आ रहा है, तो मास का इंट्रैक्शन नहीं होगा। मतलब ऐसा नहीं कि उस कंटेनर से बाहर फ्लो कर जाएगा मास, या फिर अपने बाहर से मास कंटेनर में आ जाएगा, लेकिन एनर्जी का मतलब हुआ हीट एनर्जी का। वहां पे बात करेंगे तो हीट एनर्जी, एक हीट भी एनर्जी का फॉर्म है, और एनर्जी को कभी इंट्रैक्शन होने के लिए कभी भी रिक्वायरमेंट नहीं होता है। किस चीज का रिक्वायरमेंट, तो कोई मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। अब बिल्कुल भी उस वाल से होकर के क्या कर जाएगा, एनर्जी इंट्रैक्ट कर जाएगा, और धीरे धीरे जो भी गर्म चीज होता है वो क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। तो खैर क्लोज का मतलब एनर्जी का इंट्रैक्शन हो जाएगा, मास का नहीं होगा। आइसोलेटेड का मतलब होता है ना ही एनर्जी का होगा, ना ही मास का होगा। आइसोलेटेड का सबसे बेहतर एग्जांपल होता है यूनिवर्स, क्योंकि यूनिवर्स को ही एक हम सिस्टम मान लेंगे, तो यूनिवर्स के बाहर क्या है किसी को आज तक नहीं पता है मेरे दोस्तों, किसी को नहीं पता है। तो यूनिवर्स इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम, बिकॉज फ्रॉम द यूनिवर्स नो एनर्जी इंट्रैक्शन पॉसिबल एंड आल्सो नो मास इंट्रैक्शन पॉसिबल। न ही कोई एनर्जी का, neither mass nor energy interaction possible from universe to outside। अब यूनिवर्स टू आउटसाइड का मतलब क्या हुआ, बाहर में तो कुछ पता ही नहीं किसी को। खैर, और भी आइसोलेटेड का एग्जांपल होता है, जैसे थर्मोस फ्लास्क आपका हो गया, वो भी आइसोलेटेड सिस्टम का बेहतरीन एग्जांपल है।
लेकिन वो बिल्कुल एक कुछ टाइम के लिए हो सकता है, क्योंकि थर्मोस फ्लास्क में भी आप देखे होंगे कि जिसमें यदि आप गर्म चाय रख दिए या फिर ठंडा पानी रख दिए, तब देखते होंगे गर्म चाय गर्म ही रह जाता है, ठंडा पानी ठंडा ही। कब ऐसा पॉसिबल है? जब एनर्जी का इंट्रैक्शन ना हो, यानी बाहर से नहीं एनर्जी का इन हो, नहीं अंदर से एनर्जी बाहर आउट हो, तभी ऐसा पॉसिबल है ना। तो चलिए खैर, तो कुछ बातें आपको यहाँ से बता दिए। अब और भी आएगा तो हम साथ ही साथ क्वेश्चन के साथ बताएंगे। तो यहाँ पे साफ क्लियरली पूछा था, क्लोज सिस्टम इज वन इन विच वर्क एनर्जी क्रॉसेस द बाउंड्री, है ना, ऑफ द सिस्टम, बट द मास ऑफ द वर्किंग सबस्टेंस डज नॉट क्रॉसेस द बाउंड्री। मास डज नॉट क्रॉसेस द बाउंड्री, मास डज नॉट क्रॉसेस द बाउंड्री, है ना। तो उसको क्या बोलते हैं? क्या एस होगा या नो होगा? ये आपको ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो एस होगा ना। रियली में क्लोज सिस्टम ऐसा होता है कि उसमें एनर्जी का इंट्रैक्शन होता है, लेकिन मास डज नॉट क्रॉसेस दी बाउंड्री। तो ठीक है, ये आपका एस होगा। चलते हैं नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड में आपसे ये पूछा गया, एन ओपन सिस्टम इज वन इन विच, देखिए यहीं से बन जाएगा, एन ओपन सिस्टम इज वन इन विच। देखिए पहला ऑप्शन क्या है? पहले तो आप क्लियरली करें कि ओपन सिस्टम वही होगा जिसमें एनर्जी और मास दोनों का इंट्रैक्शन लिखा हुआ होगा। ऑप्शन पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में है हीट एंड वर्क क्रॉसेस द बाउंड्री, हीट एंड वर्क क्रॉसेस द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम, बट मास ऑफ द वर्किंग सबस्टेंस डज नॉट क्रॉसेस द बाउंड्री। मास डज नॉट लिख दिया, एलिमिनेट हो जाएगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। अगला, मास ऑफ द वर्किंग सबस्टेंस क्रॉसेस द बाउंड्री, मास क्रॉस हो रहा है बाउंड्री से, बहुत बढ़िया बात है। और साथ ही साथ लिखा है बट हीट एंड वर्क डज नॉट, ये भी नहीं होगा। मास भी होना चाहिए और एनर्जी का भी इंट्रैक्शन होना चाहिए। थर्ड ऑप्शन पढ़िए, बोथ हीट एंड वर्क एज वेल एज मास, देखिए लिख दिया है सी ऑप्शन में, बोथ हीट एंड वर्क एज वेल एज मास। हीट एंड वर्क एक एनर्जी का ही फॉर्म है, तो हीट का भी इंट्रैक्शन, वर्क का इंट्रैक्शन हो रहा है सिस्टम और सराउंडिंग में, और साथ ही साथ मास का भी हो रहा है, यानी कि इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो सी नंबर होगा। चलते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन में डियर। अब देखिए क्या हो रहा है, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, देखिए यहीं से क्वेश्चन है, in an isolated system neither the heat and work nor the mass of the working substance crosses the boundary of the system। इसमें ये बोला गया कि एक आइसोलेटेड सिस्टम ऐसा है कि जिसमें न ही हीट का, न ही वर्क का होता है, न ही साथ मास का इंट्रैक्शन होता है। क्या ये ऐसा ही सिस्टम को आइसोलेटेड बोलते हैं? क्या ट्रू है या फॉल्स है? तो 100% ये क्या होगा? ट्रू होगा। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं। चलिए इसको कुछ अलग तरीके से भी क्वेश्चन को फॉर्म कर सकते हैं, थोड़ा आप समझेंगे, कुछ अलग तरीके, ट्रू फॉल्स की जगह कुछ अलग तरीके से फॉर्म हो जाएगा, ऑप्शन दे करके लिख सकता है। तो आप उस क्वेश्चन को आप कितने तरीके से फॉर्म कर सकते हैं ऐसे भी। अब देखिए यहां से कुछ नया बातें हैं थर्मोडायनेमिक में ना, आगे अब बढ़ेंगे तो कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में, जैसे थर्मोडायनेमिक का प्रॉपर्टी एक्चुअली में होता है प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। ये जो है ये मेन, दीज थ्री आर मेन थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी में जो आता है ना वो दो आता है, थोड़ा उसके बारे में हम समझ लें। एक होता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एक होता है इंटेंसिव, और एक होता है आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक होता है इंटेंसिव, एक होता है एक्सटेंसिव। नाम से याद रखेंगे, इन लगा हुआ है, इसका मतलब इंडिपेंडेंट होगा। इंडिपेंडेंट किस पे इंडिपेंडेंट होगा? इंडिपेंडेंट ऑन मास, मास पे क्या होगा? इंडिपेंडेंट। एक्सटेंसिव मतलब इसका उल्टा होगा, मतलब इसमें डिपेंड करेगा, यानी कि वैसा थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी जो कि मास पे डिपेंड नहीं करता हो तो इंटेंसिव कहलाएगा, जो डिपेंड करता हो वो क्या होगा? एक्सटेंसिव होगा। जैसे कि सपोज कीजिए हम प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर का बात करें तो इसमें क्या होगा? टेम्परेचर जो है ना, वो टेम्परेचर और प्रेशर ये दोनों जो है वो आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। टेम्परेचर और प्रेशर क्या है? दोनों इंटेंसिव है। और वॉल्यूम जो है ना वो आपका कैसा प्रॉपर्टी है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। एक चीज और भी याद रखेंगे कि जितना भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगा उसको मास से यदि डिवाइड कर देंगे, मतलब पर यूनिट मास से, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है और पर यूनिट मास से डिवाइड कर दिए तो ये क्या बन जाएगा? आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगा। यानी कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है आपका और उसको किससे? पर यूनिट मास से। जैसे कि वॉल्यूम है, स्पेसिफिक वॉल्यूम हो गया, यानी कि वॉल्यूम पर यूनिट मास को स्पेसिफिक वॉल्यूम। जैसे एनर्जी है, स्पेसिफिक एनर्जी हो गया, तो ऐसे कंडीशन में वो क्या हो जाएगा आपका? वो सारा
इंटेंसिव बिहेवियर शो करेगा, मतलब इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगा। जैसे कि हीट हो गया तो हीट आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगा, लेकिन स्पेसिफिक हीट जो हो गया, स्पेसिफिक लग गया, क्या हो जाएगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगा, है ना। वैसे ही और बहुत सारे एग्जांपल हो सकता है, जैसे कि आपका इंथैल्पी हो गया तो इंथैल्पी आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, लेकिन स्पेसिफिक इंथैल्पी हो जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो देखिए इसका क्या होगा, यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि ऐसा पूछा गया है कि इन एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव नहीं सॉरी एक्सटेंसिव, इन एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ ए थर्मोडायनेमिक सिस्टम, इन एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ ए थर्मोडायनेमिक सिस्टम एक्सटेंसिव हीट इज ट्रांसफर्ड। देखिए इस तरह का कुछ बात यहाँ की है क्या, ये तो एक प्रॉपर्टी जिसका कुछ एग्जांपल होता है। एक्सटेंसिव हीट इज ट्रांसफर, ये नहीं होगा ऑप्शन। एक्सटेंसिव वर्क इज डन, ये भी नहीं होगा। एक्सटेंसिव एनर्जी इज यूटिलाइज्ड, ये भी नहीं होगा। तो इसमें फिर लास्ट ऑप्शन है नॉन ऑफ दिस, तो ऐसे में आप नॉन ऑफ दिस करें। ऐसा नहीं है कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी थर्मोडायनेमिक सिस्टम का ऐसा है कि जिसमें एक्सटेंसिव हीट ट्रांसफर होता है, एक्सटेंसिव वर्क डन होता है, या फिर एक्सटेंसिव एनर्जी का ये एनर्जी इज यूटिलाइज्ड, इस तरीके का कोई कॉन्सेप्ट एक्सटेंसिव में नहीं होता, यानी नन ऑफ दीज होगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। द थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी ऑफ ए सिस्टम इज सेड टू बी एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। हम क्या कहेंगे, एक थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी को इंटेंसिव बोलेंगे। कब बोलेंगे, हुज वैल्यू फॉर द इंटायर सिस्टम, हुज वैल्यू फॉर द इंटायर सिस्टम, और आपका खाली जगह है यहाँ पे, उसमें फिल करना है द सम ऑफ देयर वैल्यू फॉर द इंडिविजुअल पार्ट्स ऑफ द सिस्टम। तो ये इक्वल होगा या इज नॉट इक्वल होगा, तो याद रखेंगे इज नॉट इक्वल, इज नॉट इक्वल, इक्वल में नहीं। देखिए इसमें क्या बोला गया कि प्रॉपर्टी इज वैल्यू फॉर द इंटायर सिस्टम इज नॉट इक्वल द सम ऑफ देयर वैल्यू फॉर द इंडिविजुअल पार्ट ऑफ द सिस्टम, तो इज नॉट इक्वल होगा। आगे बढ़ते हैं। Which of the following is the extensive property, देखिए पूछ दिया गया कि कौन इसमें जो है ना वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कौन है, जिसमें लिखा हुआ है प्रेशर एक्सटेंसिव होगा क्या, तो प्रेशर अभी आपको बताया कि इंटेंसिव होता है। वॉल्यूम होगा क्या, चलिए वॉल्यूम क्या होगा यहाँ पे, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगा। टेम्परेचर होगा क्या, नहीं टेम्परेचर भी इंटेंसिव होता है। और साथ ही साथ डेंसिटी, देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन है बहुत स्टूडेंट को ना, ये डेंसिटी में कंफ्यूजन होता है। डेंसिटी में देखिए, डेंसिटी में आपको देखें तो डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ पे मास आपको दिख रहा है, मास अपीयर हो रहा है, पर डेंसिटी जो है ना, आप इसमें एकदम कंफ्यूजन में रहेंगे। डेंसिटी जो है वो कैसा बिहेवियर आपका, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं है, ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है समझने के लिए। जैसे वाटर का डेंसिटी ना ऑलमोस्ट जो है वो आपका नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे बात करें तो डेंसिटी वाटर का जो होता है 1000 होता है, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब वाटर का डेंसिटी हो गया, तो मान लीजिए किसी बड़ा सा कंटेनर में आप रखे वाटर को, तब भी 1000 ही होगा। मान लीजिए आप किसी 1 चम्मच पानी निकाल दिए, 1 ग्लास पानी लेकर आए और पूछा गया वाटर ये कितना डेंसिटी, तब भी उसका डेंसिटी कितना होगा, और उसका भी डेंसिटी उस कंडीशन में भी 1000 ही होगा। यानी सिंपली आपको पता चल रहा है कि आप मास कम ज़्यादा कर रहे हैं तो डेंसिटी का वैल्यू में कोई चेंजेज नहीं आ रहा है, क्योंकि मास पर यूनिट वॉल्यूम, एक यूनिट वॉल्यूम में हाउ मच मास इज अवेलेबल उसी को डेंसिटी बोला जाता है। एक यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है, एक यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है वही डेंसिटी। एक यूनिट वॉल्यूम में ज़्यादा मास होगा तो ज़्यादा डेंसिटी होगा सब्सटेंस का, एक यूनिट मास में एक यूनिट वॉल्यूम में कम मास होगा तो कम डेंसिटी होगा, है कि नहीं। तो खैर, तो ये डेंसिटी याद रखेंगे, ये कैसा होता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। यहाँ पे क्या होगा ऑप्शन आपका, वॉल्यूम करेक्ट ऑप्शन होगा। आगे बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, कौन इंटेंसिव है, जरा देखिए। वॉल्यूम इंटेंसिव है क्या, नहीं। वॉल्यूम कैसा है, एक्सटेंसिव है। टेम्परेचर, खुश हो गए, टेम्परेचर कैसा है, इंटेंसिव है, चलिए सही है। मास तो इटसेल्फ मास ही दिख रहा है और मास पे डिपेंड करने वाला को एक्सटेंसिव बोलते हैं, तो इसका मतलब मास भी क्या होगा, एक्सटेंसिव होगा, इंटेंसिव नहीं होगा। और लास्ट में एनर्जी, आपको बताए कि एनर्जी जो होता है जैसे हीट एनर्जी हो गया, वर्क एनर्जी हो गया, ये सब कैसा प्रॉपर्टी है, ये सारा एक्सटेंसिव है। यदि हम एनर्जी को स्पेसिफिक एनर्जी लिखेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगा। तो इसका ऑप्शन होगा करेक्ट आपका बी नंबर, यानी कि टेम्परेचर यहाँ पे इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। आगे देखिए क्या है, द स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ ए सिस्टम, स्पेसिफिक लगा हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों।
स्पेसिफिक वॉल्यूम किसी सिस्टम का कैसा प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव है या इंटेंसिव है, तो स्पेसिफिक जहां भी लग जाएगा आपको बतलाए हैं कैसा होगा, इंटेंसिव होगा। तो यहाँ पे इंटेंसिव प्रॉपर्टी इज योर करेक्ट आंसर, यानी कि बी नंबर। आगे बढ़ेंगे, द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इज टेकन एज, याद रखिएगा एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर जो होता है ना, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर वो होता है -2 टेम्परेचर। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कितना होगा, तो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर जो होता है ना वो आपका होता है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर -273 डिग्री सेल्सियस। -273 डिग्री सेल्सियस जो होता है उसको क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। तो इसमें ऑप्शन में नंबर 1 में ही था -273 डिग्री सेल्सियस, आप लर्न रखेंगे। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ऐसा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट में देखिए क्या क्या ऑप्शन है कि एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है। तो चलिए थोड़ा सा आपको यहाँ पे बताते हुए आगे बढ़े कि एक होता है एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर या एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर लाइन, एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर होता है, और एक आपका होता है PATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर से एबव कोई पॉइंट यदि कंसीडर कर लिए, यहाँ पे कंसीडर किए, तो इसको बोलते हैं PABS यानी एब्सोल्यूट प्रेशर, यानी कि आप, और ये वाला वैल्यू है ना यहाँ से यहाँ, इसको बोलते हैं P गेज यानी गेज प्रेशर, P गेज यानी गेज प्रेशर। यानी गेज प्रेशर कोई बोले तो आप बोलेंगे एबव एटमॉस्फेरिक को बोलते हैं गेज प्रेशर। और एक होता है बिलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी, या मान लेते हैं यहाँ बी पॉइंट हो गया, तो बिलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बोलते हैं नेगेटिव गेज, और नेगेटिव गेज को बोलते हैं वैक्यूम प्रेशर। इसको क्या बोला जाता है, वैक्यूम प्रेशर। जैसे एटमॉस्फेरिक से कम हो गया कहीं पे तो क्या हो गया, वैक्यूम प्रेशर हो गया। एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम प्रेशर को वैक्यूम प्रेशर, ठीक है। और यहां से यहां इसका बात करेंगे तो ये भी क्या होगा, एब्सोल्यूट प्रेशर होगा। ये एब्सोल्यूट प्रेशर को यदि कैलकुलेट आप करेंगे तो ये एब्सोल्यूट प्रेशर बराबर कितना होगा, तो ये एब्सोल्यूट प्रेशर कितना होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहां से यहां पूरा है ना, ये आपका क्या है PATM है, तो ये एब्सोल्यूट प्रेशर के लिए क्या होगा, PATM होगा। और इसमें P वैक्यूम, वैक्यूम को घटा देंगे एब्सोल्यूट, ये एब्सोल्यूट का बात करेंगे तो कितना होगा, एटमॉस्फेरिक में गेज प्रेशर को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। एटमॉस्फेरिक में गेज प्रेशर को आप जोड़ देंगे डायरेक्टली, तो ये हो जाएगा आपका एब्सोल्यूट प्रेशर। दोनों एब्सोल्यूट प्रेशर, लेकिन ये एब्सोल्यूट वैक्यूम है, ये सिंपली एब्सोल्यूट प्रेशर, आप यहां से लर्न कर सकते हैं कॉन्सेप्ट। तो देखिए इसमें ऑप्शन जो था वो था कि एब्सोल्यूट प्रेशर गेज प्रेशर एटमॉस्फेरिक का समेशन होता है फर्स्ट ऑप्शन में, गेज और एटमॉस्फेरिक का। चलिए फर्स्ट ऑप्शन तो सही है यहाँ पे, आगे भी लेकिन रीड करते हैं। गेज प्रेशर एब्सोल्यूट प्लस एटमॉस्फेरिक होता है, गेज प्रेशर एब्सोल्यूट प्लस एटमॉस्फेरिक होता है, नहीं होता है, डिफरेंस होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर एब्सोल्यूट प्लस गेज होता है, नहीं होता है बिल्कुल भी, माइनस साइन के साथ होगा। एब्सोल्यूट प्रेशर गेज प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक होगा, नहीं होगा। तो इसमें कौन होगा, फर्स्ट ऑप्शन, जो कि ऑलरेडी आपको दिखाया यहाँ से, ये जीरो लाइन, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इससे ऊपर जो होगा वो गेज होता है, इससे नीचे जो होता है एटमॉस्फेरिक से नेगेटिव गेज होता है, और नेगेटिव गेज को वैक्यूम प्रेशर कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। The standard value of atmospheric pressure is taken at sea level is, मतलब समुद्र तल से, है ना, कितना है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वैल्यू। तो ऑप्शन में है 1.013 बार, 760 mm ऑफ Hg, 1013 इंटू 10⁻² न्यूटन पर mm स्क्वायर, ऑल ऑफ दीज। इस तरीके से बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है। एक बात आप याद रखेंगे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जो वैल्यू होता है, ये सब लर्न रखेंगे, 1 ATM का कितना होता है, 1.013 बार होता है आपका, और इसी का वैल्यू जो होता है ना 760 mm ऑफ Hg भी होता है। और साथ ही साथ ये 1 बार है तो लगभग कितना होगा, 1 × 10⁵ पास्कल भी होगा कि नहीं, पास्कल। और पास्कल को क्या बोलते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोला जाता है प्रेशर का यूनिट। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ एक आपका है 1013 इंटू 10⁻² न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो ये भी ऑप्शन करेक्ट होगा, मतलब इसमें सीधा ऑल ऑफ दीज होगा, तीनों ऑप्शन एटमॉस्फेरिक प्रेशर का ही वैल्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ 1 बार, 1 बार का कितना होगा, तो 1 बार प्रेशर का जो वैल्यू होता है वो 1 बार इज इक्वल टू कितना होता है, 10⁵ पास्कल होता है। 1 बार का वैल्यू 10⁵ पास्कल होता है। तो ये इसका आप ऑप्शन देखें, 1 × 10⁻1 इंटू, इसका ऑप्शन होगा डी नंबर, 1 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही पास्कल बोला जाता है। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ 1 mm ऑफ Hg इज इक्वल टू, 1 mm ऑफ Hg का वैल्यू कितना होगा, 1 mm ऑफ Hg,
कितना होगा। अब यहाँ से थोड़ा रिलेट करना चाहे, देखिए 760 mm ऑफ Hg मतलब मरकरी हो गया। एक्चुअली में ये वैल्यू है क्या, ये वैल्यू ना कुछ इस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है कि आप P इज इक्वल टू फॉर्मूला लगा सकते हैं ρgh, ये हाइड्रोस्टैटिक लॉ से फॉर्मूला आता है। यहाँ से आप H के जगह पे 760 mm रखेंगे और mm को मीटर में कन्वर्ट करने के बाद रखेंगे, रो का वैल्यू Hg का रखेंगे और G 9.81, तो प्रेशर का वैल्यू ना इतना आ जाएगा आपका, लगभग 1 × 10⁵ पास्कल आ जाएगा, या फिर बार में कन्वर्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा, इसी क्योंकि ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर का ही वैल्यू है। लेकिन देखिए यहाँ पे ऐसा ऑप्शन है दिया हुआ है कि 1 mm ऑफ Hg कितना होगा, तो 1.333 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा। जब आप यहाँ से कह सकते हैं कि 760 mm ऑफ Hg जो है वो किसके बराबर है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में यदि बात करें तो ऑब्वियस है कि ये जो है वो 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर है। तो 1 mm में कितना होगा, अब 10⁵ से 760 को क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। तो 10⁵ से 760 को जब डिवाइड करेंगे तो 1 पॉइंट नहीं आएगा, 13.33 है, 13.33 भी नहीं होगा, एक है 133.3, तो ये ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, 133.3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर अप्रॉक्स आएगा मेरे प्यारे दोस्तों। और फोर्थ में है 1333 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये नहीं आएगा। अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि द रीडिंग ऑफ द प्रेशर गेज फिटेड ऑन ए वैसल इज 25 बार। कोई प्रेशर गेज जो है एक कोई वैसल में फिट किया गया है तो वो शो कर रहा है 25 बार। तो 25 बार जो भी शो करता है ना कोई भी गेज, कोई भी मशीन, वो गेज प्रेशर होता है, अबव एटमॉस्फेरिक वाला वैल्यू होता है। तो यहाँ पे 25 बार दिया हुआ है। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज दिया हुआ है 1.03 बार दिया हुआ है, एंड द वैल्यू ऑफ जी भी दिया हुआ है। द एब्सोल्यूट प्रेशर कितना होगा, देखिए जी का वैल्यू गिव है ना, जी से कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। एब्सोल्यूट प्रेशर कितना होगा, तो एब्सोल्यूट का वैल्यू क्या होता है, एटमॉस्फेरिक और गेज प्रेशर। तो गेज प्रेशर है 25 बार, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 1.03 बार। तो दोनों को डायरेक्ट क्या करेंगे, गेज और एटमॉस्फेरिक को ऐड कर देंगे। यहाँ फॉर्मूला भी आप देख सकते हैं, है ना। तो कितना हो जाएगा, ये 25 में जोड़ेंगे तो 26.03 इज योर करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट आंसर, जो कि सी नंबर में है। नेक्स्ट यदि आगे बढ़ेंगे आप तो देखेंगे कि लिखा हुआ है द कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर एट 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस को 273 डिग्री केल्विन भी बोला जाता है, एंड 760 mm ऑफ Hg प्रेशर आर टर्म्ड एज, ब्लैंक है, खाली जगह है, टेम्परेचर एंड प्रेशर, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर या स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, यहाँ से आपको ये टिक करना है। तो यहाँ पे सिंपली होगा नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये किसका है, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, NTP जिसको बोलते हैं। यानी नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पे 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस एंड 760 mm ऑफ Hg किसका होता है, the conditions of temperature and pressure 0 degree Celsius and 760 mm of Hg are termed as normal temperature and pressure। नॉर्मल को आप टिक करेंगे। आगे बढ़ते हैं, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। द यूनिट ऑफ एनर्जी इन SI, देखिए SI लिखा है, एनर्जी का यूनिट क्या होगा। तो आप एनर्जी का यूनिट जानते हैं, जैसे एनर्जी, वर्क भी एक एनर्जी का फॉर्म है, कोई भी एनर्जी होगा यूनिट सेम होता है, और एनर्जी का बहुत फॉर्म होता है लेकिन एनर्जी का यूनिट सेम होगा। तो आप वर्क से भी याद रख सकते हैं, जैसे वर्क का यूनिट होता है आपका क्या, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, फोर्स वेक्टर इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट सिंपली। तो फोर्स का यूनिट न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है, मीटर, और यही न्यूटन मीटर मिलकर के क्या बनता है, जूल बनता है। कॉन्सेप्ट को आप समझे तो सिंपली यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होगा, जूल होगा, जूल मीटर होगा, वाट होगा, जूल पर मीटर होगा, जूल होगा, जो कि न्यूटन और मीटर मिलकर के बनता है, जूल होगा। ये सिंपल है। द यूनिट ऑफ पावर, SI में पावर का क्या होगा। आप जानते हैं कि पावर जो होता है ना वो वर्क डिवाइडेड बाई टाइम होता है, वर्क डिवाइडेड बाई टाइम होता है लीनियर के केस में, या फिर पावर इज इक्वल टू जो होता है ना वो टॉर्क इंटू ओमेगा होता है रोटेशनल के केस में। यानी कोई भी रोटेटिंग बॉडी का पावर फाइंड करना हो, टॉर्क इंटू ओमेगा, ओमेगा आपका एंगुलर वेलोसिटी है रेडियन पर सेकेंड में। तो यहाँ से आप फाइंड आउट करेंगे ना तो वर्क का क्या होता है, जूल, यानी जूल पर सेकेंड ही क्या होता है, वाट होता है, जो कि किसका यूनिट होता है, पावर का होता है। यहाँ कॉन्सेप्ट से आपको बता रहे हैं। तो पावर का क्या होगा, यूनिट ऑफ, अच्छा एनर्जी, अच्छा ये क्वेश्चन अलग टाइप से था कि यूनिट ऑफ पावर इन SI यूनिट इज किलोवाट, ट्रू है या फॉल्स है। चलिए ठीक है, किलोवाट और वाट दोनों हो सकता है, क्या है, ट्रू है या फॉल्स है, ये ट्रू होगा। आगे बढ़ते हैं, 1 किलोवाट कितने के बराबर होगा, 1 किलोवाट कितने के बराबर होगा। तो 1 किलोवाट
है ना। 1 किलोवाट कितना होगा, 10⁻³ वाट के बराबर होगा। किलो लगा हुआ है 1000, जैसे कि 1000 ग्राम बराबर 1 kg होगा, है ना। 1000 ग्राम बराबर 1 kg, वैसे ही यहाँ पे हुआ। तो 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000। देखिए ऑप्शन में है, फर्स्ट ऑप्शन है 1 न्यूटन मीटर पर सेकेंड। न्यूटन मीटर पर सेकेंड ही तो होता है ना। देखिए पावर का बात करेंगे तो क्या होगा, न्यूटन मीटर डिवाइडेड बाय सेकेंड होगा, क्योंकि वर्क डिवाइडेड बाय टाइम, वर्क का न्यूटन मीटर जिससे जूल बनता है, टाइम का क्या होगा सेकेंड, तो यहाँ से वाट। तो आपका 1 न्यूटन मीटर पर सेकेंड नहीं होगा। 100 न्यूटन मीटर ये बिल्कुल भी नहीं होगा, ये तो पावर का है ही नहीं। अब 1 किलोवाट यानी कि वाट वगैरह पावर का होता है। और फिर क्या है आपका है 1000 न्यूटन मीटर पर सेकेंड, तो इसका सी ऑप्शन होगा 1000 न्यूटन मीटर पर सेकेंड। न्यूटन मीटर पर सेकेंड को ही क्या बोलते हैं, वाट बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। 1 जूल इज इक्वल टू, 1 जूल किसके बराबर है, तो 1 जूल 1 न्यूटन मीटर के बराबर है, अभी आपको ऑलरेडी बताया। आगे है, बढ़ेंगे तो अगला ऑप्शन, अगला क्वेश्चन है कि which of the following statement is correct। आगे है ऑप्शन कि which of the following statement is correct। कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, जिसमें है हीट एंड वर्क आर बाउंड्री फेनोमेना। अब थर्मोडायनेमिक्स में देखेंगे तो हीट और वर्क एक बाउंड्री फेनोमेना है, मतलब बाउंड्री से क्रॉस होता है। किसका, बाउंड्री से, सिस्टम और सराउंडिंग को जो अलग करता है उसके बाउंड्री से। बाउंड्री में भी इमेजरी टाइप का होता है, इमेजिनरी टाइप का बाउंड्री भी होता है, फिक्स्ड टाइप का भी बाउंड्री होता है, मूवेबल टाइप का भी बाउंड्री होता है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही है, हीट एंड वर्क बाउंड्री फेनोमेना एकदम करेक्ट है। अगला, हीट एंड वर्क रिप्रेजेंट्स द एनर्जी क्रॉसिंग द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम, सेकेंड ऑप्शन भी करेक्ट है। हीट एंड वर्क आर पाथ फंक्शन, ये भी सही है। हीट और वर्क जो होता है ना वो आपका पाथ फंक्शन होता है, और जितना भी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी होता है वो सारा पॉइंट फंक्शन होता है। जैसे थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी में प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, ये सब क्या है, पॉइंट फंक्शन है। पॉइंट फंक्शन का मतलब जिसको पॉइंट से आप रिप्रेजेंट कर सकें, और पाथ फंक्शन का मतलब हुआ कि जो आपको पाथ मतलब एरिया से जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है, एरिया से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। जैसे कि सपोज कीजिए कि आप कभी भी मान लीजिए इंटीग्रेशन ऑफ इस तरीके से हो डीपी, क्योंकि जितना भी पॉइंट फंक्शन होता है ना वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है। जितना भी पॉइंट फंक्शन होता है वो जितना भी पॉइंट फंक्शन होता है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है, लेकिन पाथ फंक्शन इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है। एग्जैक्ट डिफरेंशियल का मतलब हुआ डीपी इज इक्वल टू, आप लिख सकते हैं P2 माइनस P, आप डीवी इज इक्वल टू भी लिख सकते हैं V2 माइनस V1। लेकिन कभी भी जो है ना, कभी भी आप ये नहीं लिख सकते कि dw है ना, dw इज इक्वल टू W2 माइनस W1 नहीं लिख सकते, क्योंकि ये क्या होता है, आपका पाथ फंक्शन है, पॉइंट फंक्शन नहीं है। जो पॉइंट पे डिपेंड करेगा वो पॉइंट फंक्शन होगा, और जो पाथ पे डिपेंड करता है वो क्या होता है, पाथ फंक्शन होता है। तो यहाँ पे इसका जो ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दीज होगा, मतलब कि सारा ऑप्शन जो है एक्चुअली में करेक्ट है। मतलब वर्क और हीट भी क्या होता है, पाथ फंक्शन होता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, कुछ और भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो को यदि आपको अच्छा लगा होगा तो ज़रूर एकदम शेयर करें, कि एकदम शेयर करें हर एक जगह पे, जितने भी आपके दोस्त लोग होंगे सभी के पास शेयर करें, ताकि सभी को कुछ ना कुछ बेनिफिट हो जाए। क्योंकि अभी जस्ट ही बहुत दिन अब बचा भी नहीं है, एग्जाम में बहुत कम ही दिन बचा हुआ है। तो एक बार आपको रिकॉल करने के लिए मेरा लेक्चर जो होगा वो काफ़ी बेनिफिशियल साबित होगा। तो ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।